ओके। तो आज हम एक P2 सेक्शन का सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एक इजी टॉपिक है, जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कोई भी क्वांटिटी एग्जाम हो। मतलब ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पोर्शन पर आते हैं और बहुत सिंपल है, इजी टॉपिक समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला बिट आता है इस टॉपिक का, जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। ओके, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या रहेगा आप देखिएगा। एनर्जी बैंड मतलब होता क्या है, ये हम लेटर ऑन देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इन थ्री क्लास। विच ऑफ दिस थ्री क्लास? कंडक्टर, नेक्स्ट क्या रहेगा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ऐसे ये कैटेगरीज रहते हैं सब्सटेंस के, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी हम क्लासिफाई करते हैं। कंडक्टर आर द सब्सटेंसेस विच कैन अलाउ टू पास करंट थ्रू देम। ओके, मतलब एक ऐसे सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम, while semiconductor are the substances which allow to pass current through them in some condition and do not allow to pass current through them in other conditions. Okay, तो कंडीशन सेमीकंडक्टर के लिए क्या रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द कंडीशन। ओके, मतलब अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहा तो सेमीकंडक्टर अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं रहा तो फिर वो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता है। ओके, और इसका कंडीशन मतलब टोटल इसका वर्किंग जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर का। ओके, मींस सेमीकंडक्टर कैन बिहेव्स एज अ इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। डुअल नेचर होता है सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी के अपीयरेंस में, अगर हम बताते हैं तो। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का बीट रहेगा। ओके, अब देखिएगा कंडक्टर के बारे में अगर हम देखते हैं तो कंडक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मतलब कोई भी अगर एक कॉपर का अगर हम क्यूब लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का, जिसका डायमेंशन है, तो उसके अंदर नियर बाय 6.67 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा ऑर्डर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, रहे तो भी वो बहुत माइनर रहते हैं, बहुत माइन्यूट रहते हैं। ओके, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू है वो मॉडरेट वैल्यू में रहता है। मॉडरेट मतलब ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके, तो ऐसा ये जस्ट उनका बेसिक क्लासिफिकेशन है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, इंसुलेटर का बहुत ज्यादा होता है। ओके, नियर बाय हम उसे इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं। और सेमीकंडक्टर का होता है लेकिन कंडक्टर से थोड़ा कम रहता है और इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ऐसा ये कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स का। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट बिट है, मतलब कंडक्टर में जनरली मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। मेटेलिक बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ लूज बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, मतलब कोई भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। जनरली आपको पता होगा कंडक्टर्स का वैलेंसी कितना रहता है, 1,2,3। लास्ट ऑर्बिट में 1,2,3 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाता है, लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे न्यूक्लियस जाने देता है, उनको कुछ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, ज्यादा फोर्स से वो बाउंड नहीं करता है न्यूक्लियस के साथ। ओके, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री बोल के एक्ट होते हैं। ओके, मींस दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिंग लाइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में, वो मतलब है और नहीं क्या, लास्ट ऑर्बिट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरता है, मतलब इतने लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कंडक्टर का। इस कारण क्या होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वही अगर हम इंसुलेटर का देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब उस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे इंसुलेटर के, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का बहुत टाइट बाउंडिंग रहता है। कितना भी फोर्स अगर हम देते हैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन को तो वो स्केप नहीं करते हैं, लीव नहीं करते हैं। ओके, उस एटम को, और इस वजह से ये टाइटली बाउंड होने से वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट ही नहीं होते। ओके, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं टेम्परेचर बढ़ने से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं। ऐसा टेम्परेचर डिपेंडेंस कंडक्टर का नहीं होता है। कंडक्टर में कोई भी टेम्परेचर पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो इंसुलेटर में नहीं होते हैं। इंसुलेटर आर इंसुलेटर इन एनी टेम्परेचर, सॉरी, conductor shows the conducting nature in any temperature, insulator shows the insulating nature in any temperature, but semiconductor का ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर समवॉट सभी प्रॉपर्टीज जो है सेमीकंडक्टर के, और वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। ओके, इस कारण सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंस वर्किंग होता है इसका। टेम्परेचर कम रहा तो वो इंसुलेटर बोल के एक्ट होता है, और ज्यादा रहा तो वो कंडक्टर बन जाता है। ओके, इसके बाद इनके रेजिस्टिविटी का भी बीट है, तो इनका रेजिस्टिविटी लिख लो अब। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों का भी रेजिस्टिविटी आपको पूछा जाता है, तो ये रेजिस्टिविटी भी याद रखिएगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, राइट। द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इनका वैल्यू याद रखो। ज्यादातर आपको क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में इनके वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर का रहेगा। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? कंडक्टिविटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं, सॉरी सिग्मा से, और रेजिस्टिविटी को रो से। तो कंडक्टिविटी इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दो तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अब लिख लो इनके प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर 10⁻² to 10⁸ रहेगा ओहम मीटर। आपको पता होगा कंडक्टिविटी हम 3 या 4 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। पहला होता है सीमेंस, सॉरी ये तो कंडक्टेंस का रहेगा। ओके, कंडक्टेंस मतलब देखो अब कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट रहेगा ओम पर मीटर इनवर्स। ओके, मतलब ओम और मीटर दोनों का भी इनवर्स करना पड़ेगा हमें। ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ये पहला यूनिट है। कभी कभी इसे इस ओम को उल्टा ओम भी लिखा जाता है, जिसे मोह कहा जाता है, MHO। ओके, तो इसे मोह पर मीटर भी कहा जाता है, ये एक अनदर यूनिट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट रहेगा, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, उल्टा ओहम डिवाइडेड बाय मीटर। ओके, तो ऐसे ये अलग अलग सिंबल्स होते हैं। और इसका अनदर एक यूनिट है सीमेंस पर मीटर। ओके, तो ये भी यूनिट यूज कर सकते हो आप, सीमेंस पर मीटर। तो ये और ये कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को। और रेजिस्टिविटी का तो आपको पता ही होगा, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी ओहम मीटर रहेगा, लेकिन कंडक्टिविटी के इतने सारे यूनिट्स हो सकते हैं। ओके, तो आप देखिएगा तीनों का भी वैल्यूज लिखना है हमें, रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का। ओके, सो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर लिख लीजिएगा 10⁻² to 10⁻⁸, 10⁻² to 10⁻⁸ ओहम मीटर रहेगा। उसके बाद 10⁻² to 10⁸ प्लस में ये रहेगा कंडक्टिविटी ओहम एंड मीटर इनवर्स। ओके, दोनों का भी इनवर्स कर लेते हैं हम। इसके बाद रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हमें देखना है इंसुलेटर का। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है, नियर बाय हम उसे इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं, और इसका रेजिस्टिविटी रहेगा ग्रेटर देन 10⁻11 ओहम मीटर। ओके, ग्रेटर देन 10⁻11 ओहम मीटर, या फिर 10⁻11 to 10⁻14, या फिर कभी कभी 18 तक हम कंसिडर करते हैं रेजिस्टिविटी। 10⁻11 से आगे रहेगा। ओके, और कंडक्टिविटी का अगर हम देखते हैं तो उसका उल्टा रहेगा, लेस देन 10⁻11 रहेगा। ओके, ओहम मीटर। ओके, शायद एक जगह पर माइनस होगा, 10⁻+11 एंड 10⁻−11। ओके, कंडक्टिविटी -11 रहेगा। कंडक्टिविटी बहुत ही कम रहता है माइनस रेंज में, और रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा रहेगा प्लस रेंज में। तो नियर बाय इस वैल्यू को इनफाइनाइट ट्रीट किया जाता है 10⁻11 को। 10⁻11 से बहुत आगे होता है 10⁻16, 15 ऐसे रेंज में भी हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है
रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी -5 टू +6 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, 10⁻⁵ टू 10⁻+6 ओहम मीटर, इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का। और इसका कंडक्टिविटी रहेगा, इसका उल्टा रहेगा, 10⁻⁻6 टू 10⁻+5। तो इसके बीच में वैरी करेगा इसका कंडक्टिविटी। ओके, ओहम मीटर इनवर्स, ओहम मीटर दोनों का कॉमन इनवर्स रहेगा। तो ऐसा ही बीट है सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर आपको स्टडी करना है तो स्टार्टिंग में आपको इतना बीट पता होना जरूरी है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिफोर स्टडिंग सेमीकंडक्टर। ओके, तीनों का डेफिनेशन याद रखना। कंडक्टर आर द सब्सटेंसेस which allow to pass current through them. Insulator are the substances which do not allow to pass current through them. Okay, while semiconductor are the substances which allow to pass current through them in some condition and do not allow to pass current through them in other conditions. Okay, so बस इतना ही कंसेप्ट है। तो अब मैं इसे स्किप करता हूं। ये वैल्यू सिर्फ याद रखिएगा, ज्यादातर आपको लगते हैं क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में। ओके, सीयर नाउ सीयर अब नेक्स्ट क्या रहेगा, एग्जांपल्स ऑफ मतलब सेमीकंडक्टर के कुछ टाइप्स दिए हैं। मतलब सेमीकंडक्टर को हम एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और अनदर एक टाइप होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऐसे टाइप्स में कुछ क्लासिफाई करते हैं। ओके, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर मतलब जो एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टिंग नेचर शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एलिमेंट्स व्हिच शोज द सेमीकंडक्टिंग नेचर इन एलिमेंट्री फॉर्म। ओके, एलिमेंट्री मतलब एलिमेंटल वो सेमीकंडक्टिंग नेचर शो करते हैं नेचर में। तो ऐसे ये दो हैं। इसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है गैलियम आर्सेनाइड। थर्ड ए और फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनको अगर हम कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं उनका, तो फिर सेमीकंडक्टर बन जाता है, उसको नाम दिया जाता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ओके, जनरली ये एलईडी या फिर जो लाइट निकालने वाले डायोड्स होते हैं उसमें इसे यूज किया जाता है। ओके, गैलियम थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है और आर्सेनाइड फिफ्थ ए का है। दोनों को जब हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो इसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ओके, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ओके, ये एक पहला टाइप है और दूसरा है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर। ओके, अनदर एक टाइप आता है, मतलब इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर को ही हम तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ओके, तो ये एग्जांपल हुआ उसका इनऑर्गेनिक का। अब ऑर्गेनिक का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका एग्जांपल है, लिखिएगा इसका, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के ये तीन टाइप्स हैं। ये पहला रहेगा जिसका नाम है इनऑर्गेनिक। उसके बाद ऑर्गेनिक का एग्जांपल है एंथ्रासिन एंड डोप पॉलीसाइनिन। ओके, पॉलीसाइनिन। तो एक एग्जांपल लिखो इसका, ओके, एंथ्रासिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर रहेगा। उसके बाद पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर से पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन। पॉलीएनिलीन आपको ज्यादा फेमस पता होगा केमिस्ट्री का। ओके, पॉलीएनिलीन ये रहेगा एक ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ऐसे हम सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं, ओके, इन थ्री क्लास में। ओके, तो इनके एग्जांपल्स एक एक याद रखिएगा। ओके,
नाउ सी अब नेक्स्ट है जो एनर्जी बैंड का हम देख रहे थे, उस बीट की ओर जाते हैं हम अब। ओके, एनर्जी बैंड थ्योरी। वहां पर जाने से पहले एक जस्ट स्मॉल कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। जो मैंने अभी बताया था कि कंडक्टर में वेरी लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इंसुलेटर में होते ही नहीं है, और सेमीकंडक्टर में मीडियम वैल्यू में रहते हैं, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके, तो देखो अब कोई भी अगर एटम है, जैसे सोडियम का एटम है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। ओके, और लास्ट ऑर्बिट में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, ऐसा। तो अभी देखिएगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो इनर मोस्ट ऑर्बिट का, उसे अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नली, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके, तो एट द टाइम क्या हो जाता है, वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट जंप करता है। ओके, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो इनर ऑर्बिट का हो या आउटर ऑर्बिट का, उसे अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं रहता है, एनर्जी बढ़ने से वो क्या हो जाता है, आउटर ऑर्बिट में जंप करने लगता है। ओके, तो ऐसा ही अगर हम लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसका एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये फिर कहां पर जाएगा बताइएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां पर जाइएगा बताएगा। मतलब अगर हम इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये वाले इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, दैट इज द वैलेंस ऑर्बिट। लेकिन अगर हम वैलेंस ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो फिर वो कहां जाएगा बताइएगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटसाइड। आउटसाइड मतलब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी अगर बढ़ गया, तो ये एटम को ही छोड़कर बाहर निकल जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट जनरेटेड। ओके, तो इस प्रोसेस के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जो हम एनर्जी बैंड थ्योरी देख रहे थे, उसमें ये लगने वाला बीट था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया। अभी देखिएगा, क्लासिफिकेशन करना है हमें एनर्जी बैंड थ्योरी से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। ओके, तो लिखो आप हेडिंग, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ओके, तो देखिएगा, आप कंडक्टर का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम निकालते हैं, उसके बाद इंसुलेटर, और लास्ट में आएगा सेमीकंडक्टर। ओके, तो देखिएगा, अब कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, सभी सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ एटम्स रहते हैं। हर एक एटम में पहले ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन में रहते हैं, मतलब ये सर्कुलर मोशन में रहते हैं। ओके, इन इट्स ओन ऑर्बिट, तो अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में रहते हैं। ओके, तो मोशन है मतलब उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने वाला है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन की वजह से, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज होता है, इस वजह से वहां पर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम देखते हैं, तो 2 एनर्जी का एडिशन रहता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और दोनों एनर्जी को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो उसे कौन सा एनर्जी कहा जाता है। इफ वी कंबाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, देन विच एनर्जी विल फॉर्म, तो इसका आंसर रहेगा मैकेनिकल, या फिर हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी। ओके, इसे हम टोटल एनर्जी कहते हैं, तो इसे हम डिनोट करने वाले अब ई से। ओके, ई इज द टोटल एनर्जी विच इज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ऐसा ये एनर्जी मिल जाता है हमें। ओके, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर ये एनर्जी रहता है। ओके, इन बिल्ड। तो अब देखिएगा, अगर हम एक कंडक्टर का एक एटम लेते हैं, और उस एटम के सभी फर्स्ट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का अगर हम कलेक्शन करते हैं, तो एक बैंड फॉर्म हो जाता है। ओके, और उस बैंड को कहा जाता है एनर्जी बैंड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी बैंड रहता है ना, ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है,
ओके। और उसका जो विड्थ होता है इस बैंड का वो भी कम रहता है। ये विड्थ क्यों कम रहता है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, एनर्जी कम होने से फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है आप ही देखो, उसको क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस कम कवर करना पड़ता है एज कंपेयर टू सेकंड ऑर्बिट। इस कारण सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का रहता है, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली बाउंड रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस को। ओके, इस कारण और उसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑर्बिटल डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब सर्कुलर मोशन का जो उसका ऑर्बिटिंग डिस्टेंस है वो कम होने से उसको बहुत कम एनर्जी लगता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड रहेगा। ओके, अगर हम सेकंड ऑर्बिट का वैसे ही ड्रॉ करते हैं तो ये बैंड थोड़ा ऊपर होगा और थोड़ा वाइड भी होगा। ओके, इसका विड्थ भी थोड़ा बड़ा होगा और ये एनर्जी वाइज भी बड़ा रहेगा। ये एनर्जी बैंड जो डायग्राम रहता है ना, इसमें वाई एक्सिस पर एनर्जी रहता है और एक्स एक्सिस पर कुछ भी नहीं होता है। ओके, जस्ट एक एनर्जी का एक कलेक्शन रहता है। ओके, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का कलेक्शन करते हैं हम, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड बन जाता है। सेकंड ऑर्बिट के वैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का अगर हम वैसे ही कलेक्शन करते हैं तो ये सेकंड ऑर्बिट का बैंड बन जाता है। तो हर एक ऑर्बिट का हम बैंड निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में सेकंड ऑर्बिट का ऊपर आएगा, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड का उसका ऊपर आएगा, और जैसे जैसे बैंड ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ओर हम जाएंगे, तो एट दैट टाइम जो बैंड का विड्थ है वो बढ़ जाता है। ओके, विड्थ क्यों बढ़ता है आप वो भी समझ लो। ओके, ये जो एनर्जी बैंड का विड्थ है ना, ये जो एनर्जी बैंड का विड्थ है ये डिपेंड होता है कि ये जो गिवन इलेक्ट्रॉन है ये बाकी के एटम के कितने कांटेक्ट में आ रहा है, उसके ऊपर ये विड्थ एनर्जी बैंड का डिपेंड रहता है। मतलब देखो, आप सपोज मैं एक एटम ड्रॉ करता हूं, सोडियम का अभी जैसे निकाला था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ओके, तो ये एक सोडियम का एटम हुआ। ऐसे बहुत सारे एटम्स रहते हैं जो इस एटम के आजू बाजू में रहने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, आप कोई भी एक एटम अगर हम लेते हैं तो उसके नेबरिंग एटम बहुत सारे रहते हैं। तो नेबरिंग एटम का जो इन्फ्लुएंस है, उनके अंदर भी न्यूक्लियस रहते हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो वो भी ये गिवन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। आस पड़ोस वाले जो मतलब एटम्स है उनके न्यूक्लियस इस गिवन इलेक्ट्रॉन्स को, इन गिवन इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम के अट्रैक्ट करते रहते हैं। ओके, अपोजिट चार्ज होने के कारण। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन पर दूसरे एटम का भी इंफ्लुएंस रहता है। ओके, और इस कारण हो क्या जाता है, उनका जो एनर्जी लेवल से वो बढ़ता है या फिर कम होता है। मतलब रेगुलर जो एनर्जी लेवल रहता है सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, तो वो सभी एटम के लिए सेम नहीं होता है। मतलब ये एटम के सेकंड ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के सेकंड ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का एनर्जी नो डाउट समवॉट सेम रहेगा, लेकिन समवॉट फ्रैक्शन उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है, क्योंकि हर एक एटम के लिए जो कंडीशन है वो सेम नहीं होता है दूसरे एटम के लिए। हर एक एटम के लिए उसके आस पड़ोस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, आस पड़ोस में रहने वाले एटम्स कम या ज्यादा रहते हैं। इस कारण क्या हो जाता है, हर एक एटम के मतलब सेम ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल समवॉट डिफरेंट होता है। इस कारण ये बैंड फॉर्म हो जाता है, और जितना उसके ऊपर दूसरे एटम का इंफ्लुएंस ज्यादा रहेगा उतना ही ये बैंड वाइड होगा। ओके, मतलब सपोज एक इस एटम के सेकंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे एटम के सेकंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल रहेगा 200.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बहुत कम डिफरेंस रहता है उनमें, लेकिन डिफरेंस रहता है। तो इसी कारण ये बैंड जनरेट हो जाता है। मतलब एक ही अगर सभी का एनर्जी होता तो एक सिंगल लाइन आता, लेकिन पहले का एक लाइन आएगा, दूसरे का उस लाइन थोड़ा उसके ऊपर आएगा, तीसरे का उसके थोड़ा ऊपर आएगा, तो ऐसा करते करते ये बैंड बन जाता है। ओके, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का अगर हम एनर्जी बैंड निकालते हैं तो उसके ऊपर बाहरी एटम्स का इंफ्लुएंस बहुत कम रहता है। इस कारण ये बैंड बहुत ही नैरो रहता है, इसका विड्थ बहुत कम रहता है, क्योंकि इसके ऊपर आउटर मोस्ट मतलब बाहर के जो एटम्स है उनका इंफ्लुएंस बहुत कम रहता है। सेकंड ऑर्बिट पर फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, इस वजह से इसका विड्थ थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, और थर्ड ऑर्बिट का इससे भी बढ़ जाएगा। लेकिन सभी एनर्जी बैंड में से हमें सिर्फ 3 बैंड इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बैंड्स हमें ज्यादातर लगते हैं। इन बैंड्स का हमें कुछ ज्यादा स्टडी नहीं करना है। ओके, जो सबसे बड़े रहते हैं बैंड, और वो रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो रहता है, जैसे हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उनके एनर्जी का अगर हम कलेक्शन करते हैं तो जो बैंड फॉर्म होगा उस बैंड को कहा जाता है वैलेंस बैंड। ओके, वी भी कहा जाता है इसे,
ये वैलेंस बैंड बाकी सभी ऑर्बिट के बैंड से बड़ा रहेगा, हाईएस्ट पोजीशन पर रहेगा, और उसी के साथ ही इसका विड्थ भी सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर बाहरी एटम का इंफ्लुएंस बहुत ही ज्यादा होता है, याद रखिएगा इसे। ओके, इस वजह से इसका विड्थ और इसका पोजीशन दोनों भी क्या रहते हैं, बाकी के ऑर्बिट की कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। ओके, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी अगर एनर्जी गेन कर लेते हैं तो ये अपने एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उनका एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से भी बढ़ जाता है, तब ऐसा होता है। ओके, एनर्जी कम रहा तो नो डाउट वो अपने ऑर्बिट में मूव करेंगे, एनर्जी थोड़ा भी बढ़ जाए तो ये अपने एटम को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कोई भी कंडक्टर में बहुत ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, इसी वजह से वो कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं। ओके, और एनर्जी बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एनर्जी लेवल कलेक्ट करते हैं तो एक बैंड फॉर्म हो जाता है, और उस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड इज फॉर्म्स ड्यू टू द कंडक्शन बैंड इज फॉर्म्स ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसका एनर्जी लेवल तो वैलेंस बैंड से भी ज्यादा रहेगा, इस कारण सबसे टॉप मोस्ट बैंड रहेगा कंडक्शन बैंड, उससे कम रहेगा वैलेंस बैंड। ओके, तो ऐसे दो बैंड्स रहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बीच जो विड्थ होता है ना, इन दो बैंड्स के बीच में, इसी विड्थ के कारण हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। मतलब इनका विड्थ एक स्पेसिफिक रहता है कंडक्टर के लिए, स्पेसिफिक रहेगा इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। वो कैसा रहता है, क्या रहता है, वही हमें देखना है इस बीट में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो अगर हम कंडक्टर का एनर्जी बैंड निकालते हैं, ओके, इफ यू ड्रॉ द एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, देन व्हाट हैपेंस हियर, कुछ ऐसा बैंड हमें फॉर्म हो जाता है। कंडक्टर का अगर हम एनर्जी बैंड फॉर्म कर लेते हैं तो वो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है, सीबी एंड वीबी। इसमें कुछ पोर्शन क्या नजर आ रहा है, ओवरलैप। ओके, तो इनके बीच गैप कुछ भी नहीं होता है, और जो गैप होता है ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो उसे कहा जाता है एनर्जी गैप। ओके, ईजी से इसे डिनोट किया जाता है, ईजी स्टैंड्स फॉर एनर्जी गैप, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। ओके, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये ईजी को अनदर एक नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फिर एनर्जी गैप। ओके, ऐसे दोनों भी नाम होते हैं इसे, और ईजी से इसे डिनोट किया जाता है। तो इस ईजी का वैल्यू मतलब इन दोनों में कुछ गैप है ही नहीं, जो वैलेंस बैंड है उसका कुछ पोर्शन कंडक्शन बैंड पर ओवरलैप होता है, इस कारण यहाँ पर एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ओके, तो अगर कोई सब्सटेंस का आप एनर्जी बैंड निकालते हो और उसमें अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ भी गैप नहीं है, ओके, ओवरलैप कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर, तो एट दैट टाइम वो किसका होगा, कंडक्टर का। अगर हम वही इंसुलेटर का ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, इंसुलेटर के वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में बहुत ही ज्यादा गैप रहता है, और ये पूरा एम्प्टी रहता है, दिस कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ओके, मतलब कभी भी ये फील्ड नहीं रहता है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप रहता है। ये गैप को हम नियर बाय ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ओके, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन इंसुलेटर इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो बहुत ज्यादा गैप होने से कितना भी एनर्जी आप प्रोवाइड करो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, वो कभी भी जंप नहीं करेगा कंडक्शन बैंड में। इस वजह से कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर यहाँ पर कंडक्शन होता नहीं है, तो इसे इंसुलेटर कहते हैं हम। इंसुलेटर शोज द इंसुलेटिंग नेचर। ओके, दैट्स व्हाई। अभी सेमीकंडक्टर का अगर हम एनर्जी बैंड निकालते हैं तो सेमीकंडक्टर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया सभी प्रॉपर्टीज मीडियम हाई रहते हैं, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके, तो सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ये रहेगा वैलेंस बैंड और ये रहेगा कंडक्शन बैंड। ओके, अब इसका अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बैंड होता है। जैसे अगर हम ये बैंड निकालते हैं 0 केल्विन पर, ओके, इफ आई ड्रॉ द कंडक्शन बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, ओके, देन कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। ओके, कंडक्शन बैंड कुछ भी नहीं होगा, सभी एम्प्टी रहने वाले, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है एट 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 केल्विन के बारे में मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273
0.16 केल्विन होता है, लेकिन हमें 0 केल्विन चाहिए। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। ओके, कुछ भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते कंडक्शन के लिए। अभी फिर ये कंडक्शन कब करने लगते हैं वो भी समझ लो। धीरे धीरे जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक और कहां तक जाएगा, अप टू 300 केल्विन। ओके, तो जब तक टेम्परेचर 300 केल्विन तक नहीं जाता है तब तक ये इंसुलेटिंग नेचर शो करते हैं। लेकिन जैसे 300 केल्विन, जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर जाने के बाद क्या हो जाता है, कुछ जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी सफिशिएंटली गेन करते हैं, और वैलेंस बैंड से निकलकर वो कहां पर जंप करने लगते हैं, फिर कंडक्शन बैंड में। ओके, इस वे से तो ऐसे वो जंप करने वाले हैं, और जब वो वैलेंस बैंड से निकल जाते हैं और कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट होते हैं। ये होल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये हम बाद में नेक्स्ट बिट में देखते हैं। ओके, तो जब ये निकल जाते हैं तो एट द टाइम वहां पर कुछ वैकेंट पोजीशन रहता है कंडक्शन वैलेंस बैंड में, और ये वैकेंट पोजीशन को ही होल्स कहा जाता है। तो दो तरीके के चार्ज कैरियर्स रहते हैं सेमीकंडक्टर में, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये होल्स कंडक्टर में नहीं क्रिएट होते हैं क्योंकि कंडक्टर में मेटेलिक बॉन्ड रहता है, और ऐसे होल्स क्रिएट होने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड लगता है जो सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होता है। ओके, सेमीकंडक्टर का वैलेंसी एग्जैक्टली 4 होता है। एग्जैक्टली 4 वैलेंसी होने के कारण ये जो एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी नहीं कर सकते, गेन भी नहीं कर सकते। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते वक्त इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और शेयरिंग की वजह से सेमीकंडक्टर में बॉन्ड क्रिएट होता है। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो वहां पर एक वैकेंट पोजीशन क्रिएट होता है जिसे होल कहा जाता है। होल इज नथिंग बट द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इज कॉल्ड एज होल। होल इज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, while इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर। ओके, तो ऐसे दो तरीके के चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर में, लेकिन ये कब ऑकर होता है, एट द 400 केल्विन। अगर हम ये 0 केल्विन पर डायग्राम देखते हैं तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहेगा और कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी रहेगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाता है, ओके, तो एट दैट टाइम क्या हो जाता है, सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, और वो वैलेंस बैंड को स्किप करके जंप करके कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं। बस इतना ही सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर इसके एनर्जी गैप के बारे में कमेंट करना है तो इसका एनर्जी गैप कितना रहेगा, एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर तो है ही नहीं, 0 है। ओके, तो जैसे आपको डायग्राम बताया मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड, तो एट दैट टाइम आपको ऐसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिक्कत अब इसमें? इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सभी कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप 0 रहेगा। इंसुलेटर का एक एग्जांपल है, एनर्जी गैप अगर हम देखते हैं डायमंड का, तो डायमंड के लिए रहता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, ये एग्जांपल याद रखना। एनर्जी डायमंड सबसे परफेक्ट इंसुलेटर है, याद रखिएगा। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉसिबल हम कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस का ये एनर्जी गैप है, दैट इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so this is the energy gap for diamond। okay, diamond is the insulator। और सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल से याद रखिएगा, इनके वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में या फिर एमसीक्यूज में आते हैं। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन का रहता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम आएगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इससे ये समझ में आता है कि नियर बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब बोलने को हम बोलते हैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास भी सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टिंग नेचर शो नहीं करते एलिमेंट्स। ओके, उनको शो करने के लिए कितना चाहिए होता है, एनर्जी गैप मस्ट बी नियर बाय इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये वैल्यू 1 और ये भी वैल्यू 1 के बहुत करीब है, तो ऐसे वैल्यू चाहिए होते हैं। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप। ओके,